हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स टू द फिजिक्स वर्ल्ड, फिजिक्स विद इन क्लासेस। और आज हम एक दोस्तों बड़ा शानदार टॉपिक करने वाले हैं। आई होप सभी पढ़ रहे होंगे, अच्छे से काम कर रहे होंगे अपना। और मैथमेटिकल फिजिक्स का कोर्स हम चला रहे हैं, जो जो काम कर रहे हैं उसमें एक बड़ा बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही शानदार टॉपिक आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं। और प्यार से सीखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के इसमें डाउट्स आए हैं मेरे पास, और जो लेक्चर में हम करने वाले हैं वो काम बता देता हूँ कि सिंपली हम इसमें पहले सीखेंगे कि कौन कौन से न्यूमेरिकल मेथड्स हमारे पास हैं, किस चीज पे कौन सा मेथड लगाना होता है, कैसे लगाना होता है, किस तरह से काम करना होता है। और उसके साथ साथ ये सीखेंगे कि उस पे क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं कंपटीशन एग्जाम में। ठीक है, तो आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। और करते हैं आज का काम शुरू। आज का काम लेके प्रभु का नाम। चलिए, तो हमारा आज का जो टारगेट है वो है न्यूमेरिकल मेथड्स, उसकी बात करना। ठीक है, तो न्यूमेरिकल मेथड्स में कौन कौन से मेथड्स होते हैं, किस तरह से वो काम करते हैं और क्यों यूज करते हैं हम, सबसे पहले तो इसे सीख लें। इसमें जहां जहां पे हमें इंटीग्रेशन निकालना, डिफरेंशिएशन निकालना, डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, या फिर अगर आपको कुछ अलजेब्राइक इक्वेशंस ऐसी आ गई जो सॉल्व नहीं हो रही, या फिर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी आ गई जो सॉल्व नहीं हो रही, ठीक है, कोई इंटीग्रल इक्वेशन ऐसी आ गई जो सॉल्व नहीं हो रही, जो सिंपल सीधे सीधे मेथड से, मैथमेटिकल मेथड से एग्जैक्ट सॉल्यूशन एनालिटिकल मेथड से नहीं निकाल सकते हम, ठीक है, पॉसिबल नहीं है या बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक, उनके लिए हम क्या करते हैं, हम न्यूमेरिकल मेथड्स लगाते हैं। और उसमें हम बेसिकली सीखते हैं कि वो चीज काम कैसे कर रही है। जैसे इंटीग्रेशन अगर आप देखोगे, इट्स बेसिकली द सम, इंटीग्रेशन इज सम। सिंबल भी अगर आप देखोगे तो ये एस को थोड़ा सा स्ट्रेच किया हुआ है, तब वो इंटीग्रेशन बनता है। ठीक है, और सिग्मा तो आपको मालूम ही है, वो तो होता ही, बोलते ही उसे समेशन है। तो इंटीग्रेशन भी समेशन ही है एक तरह का। वो डिस्क्रीट के लिए होता है और ये कॉन्टिन्यूस के लिए होता है। जहां कॉन्टिन्यूस वाला काम नहीं करेगा वहां हम डिस्क्रीट वाले मेथड पे चले जाएंगे, और वहां हम कहेंगे कि हम न्यूमेरिकल मेथड एनालिसिस से, न्यूमेरिकल मेथड्स के साथ एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो जहां जहां पे वो फेल हो जाता है, वो सही काम नहीं करता है, वहां वहां पे हम इन टेक्निक्स को लगाते हैं। ठीक, तो कुछ एक्यूरेसी में भी कुछ कमी रहती है, ऊपर नीचे रहता है। कुछ मेथड्स ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, कुछ कम एक्यूरेट होते हैं, कुछ टाइम ज्यादा लेते हैं, कुछ टाइम कम लेते हैं। इस तरह की चीजें हम सारी इसमें स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार मैं ओवरऑल व्यू आपको दे देता हूं कि अगर आप सिंपल अलजेब्राइक इक्वेशंस सॉल्व करना चाह रहे हो, सिंपल अलजेब्राइक इक्वेशंस, तो हमारे पास क्या रहते हैं, सिंपल अलजेब्राइक मतलब पॉलिनोमियल टाइप सिंपल सॉल्व करना चाह रहे हो तो हमारे पास मेथड रहते हैं बाइसेक्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, और रेगुलर फाल्सी भी है एक मेथड, एक मेथड आइटरेटिव भी है, और दूसरा मेथड मैं यहां लिख दूंगा न्यूटन राफसन मेथड। ये दो मेथड कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हम पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में भी है, और बाकी मेथड्स की भी बातचीत आप कर सकते हो। लेकिन ये चार मेथड्स जनरली जो हैं वो बताते हैं कि आपके पास कोई एक इक्वेशन है और आपको उसको सॉल्व करना है। एफ एक्स क्या है, लेट्स से एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 1 है, इसका सॉल्यूशन आपको निकालना है। ठीक है, अब इतनी सिंपल का तो आप वैसे भी निकाल सकते हो, इट्स ओके, लेकिन एक एग्जांपल लिया है तो आपको क्या यूज करना होगा, आपको बाइसेक्शन या न्यूटन रफसन मेथड आप यूज कर सकते हो। ठीक है, कैसे काम करते हैं वो सिखाऊंगा अभी। अगर आपके पास सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो, लाइक x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ऐसी दो इक्वेशंस और हैं एक्स वाई जेड में। अब आपके पास ये लीनियर इक्वेशंस हैं लेकिन इसमें मल्टीपल वेरिएबल्स हैं। अगर आप ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करना चाहते हो तो उसके लिए फिर एक जैकोबीज मेथड है, एक गॉस सीडल मेथड है।
लेकिन ये बहुत लेंथी होते हैं मेथड्स, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, हमारे सिलेबस में भी नहीं है उस तरह से। तो इन मेथड्स को नाम पता है, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए हम नहीं करेंगे। हम आगे देखेंगे कि न्यूमेरिकल मेथड्स जो कि बहुत लंबे लंबे मेथड्स हैं, वो किस तरह के कंपटीशन में किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, लिमिट है उस पे। ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी भी तरह का कहीं भी डाल देगा क्वेश्चन, ऐसे नहीं होने वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसके अलावा क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में फॉरवर्ड बैकवर्ड वाले डिफरेंस फॉर्मूले आ जाते हैं, ठीक है। आपको न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला भी आना चाहिए, टेबल बनाना आता होना चाहिए, और इंटरपोलेशन भी कर सकते हो उससे, और उसके लिए आपको लैग्रेंज इंटरपोलेशन मेथड एक सीखना पड़ता है, ठीक है, एक ये मेथड है। अच्छा, अगर आप और देखोगे तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन भी तो है। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें रूल्स तो बहुत सारे लगते होंगे, लेकिन एक आपको ट्रेपेजॉइडल रूल और एक आपको सिम्पसन रूल, ये दोनों हमारे पर्टिकुलर इंटरेस्ट में है। सिम्पसन के आगे डिवीजन हो जाती है 1/3 रूल और 3/8 रूल। तो इसकी बात मैंने शुरू में भी करी थी। आपको यह पता होना चाहिए कि कौन से मेथड की क्या एक्यूरेसी है, और उसमें कितने % एरर के चांस हैं, या कितने ऑर्डर की एरर आ जाती है, ठीक है, ये उसमें इंपॉर्टेंट है। तो इंटीग्रेशन को मैं एक बार फिर से यहां पे समझाना चाहूंगा, पहले ही, बाद में भी हम करेंगे। लेकिन होता क्या है, जो फिगर बनाई हुई है कि आपको इस कर्व की अगर इंटीग्रेशन करनी हो तो बेसिकली दैट इज गिवन बाय दिस एरिया अंडर दिस कर्व, ठीक है। और ये मान लो एरिया हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन से y dx से कर नहीं पा रहे, बहुत टफ इंटीग्रेशन हैं हमारे पास, ठीक है। और स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज मैंने आपको ग्रुप में भेज दिए थे, जिसमें न्यूमेरिकल जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं डिफरेंशिएशन के, इंटीग्रेशन के, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, जो हम सारे यूज करते हैं, वो ग्रुप में से जरूर देख लेना, ठीक है। वो पीडीएफ में से आप नोट्स में से देख सकते हो, याद होने चाहिए आपको। ओके, तो इसे हम क्या करते हैं, इसे हम जनरली हम क्या करते हैं, इसे डिवाइड कर लेते हैं n इंटरवल्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, और इक्वल डिवाइड करना है। तो यानी कि दो के बीच का डिफरेंस कितना होगा, h का डिफरेंस होगा। यानी कि अगर आप यहां 1 पे देख रहे हो, यहां 1 + h होगा, यहां 1 + 2h होगा, यहां 1 + 3h होगा। h से x वैल्यू ऐड होती रहेगी, y उस हिसाब से चेंज होता रहेगा, और आप यहां पे इसका एरिया निकाल सकते हो, फिर इसका एरिया निकाल सकते हो, फिर इसका एरिया निकाल सकते हो। इस तरह से सारे एरियाज निकाल के आप सम कर दोगे। दैट सम विल गिव यू द टोटल एरिया अंडर द कर्व, दैट इज द इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसमें मेथड्स कौन से मैंने बताए, ट्रेपेजॉइडल मेथड और सिम्पसन मेथड। सिम्पसन में भी सिम्पसन 1/3 रूल और सिम्पसन 3/8 रूल क्या क्या है हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आपको अगर सॉल्व करना है तो जनरली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस हम सॉल्व करते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स वाली नहीं लेनी। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में 3 मेथड्स हैं आपके पास। ऑयलर मेथड, ठीक है, ऑयलर के बाद एक करेक्शन हुई थी उसमें, दैट इज नोन एज मॉडिफाइड ऑयलर मेथड, मॉडिफाइड मेथड। अब ये फर्स्ट ऑर्डर तक का था, ये सेकंड ऑर्डर का है, एक्यूरेट हो गया थोड़ा सा और इसके बाद आया एक रंगे-गुत्ता मेथड, वो फोर्थ ऑर्डर का है, ठीक है। एक चीज और अभी ध्यान से सुन लेना, ध्यान देना कि रंगे-गुत्ता मेथड इसे RK4 बोलते हैं, फोर्थ ऑर्डर को, ठीक है। और ये जो मेथड है मॉडिफाइड ऑयलर, इसे RK2 बोल देते हैं। तो सेकंड ऑर्डर के दो नाम हो गए, एक तो मॉडिफाइड ऑयलर और एक रंगे-गुत्ता सेकंड ऑर्डर RK2। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और लास्ट मेथड इसमें हम एक और टेक्निक जो जिसमें न्यूमेरिकल टेक्निक चल जाती है, फॉर्मूले लग जाते हैं, न्यूमेरिकल टेक्निक नहीं कहूंगा लेकिन हाँ इसी में ये आ जाता है, वो है लीस्ट स्क्वायर फिट। लीस्ट स्क्वायर फिट में क्या होता है कि आपको अगर ऐसे 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 बहुत सारे पॉइंट्स दे दिए, तो कौन सी लाइन, ये वाली लाइन कि ये वाली लाइन कि ये वाली लाइन, कौन सी लाइन इन सभी कर्व्स पे
बेस्ट फिट है आपको ये बताना होता है, तो वो किस हिसाब से बताते हैं, उसका क्या फॉर्मूला है। डाटा एनालिसिस में बेस्ट स्क्वायर फिट वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और वो भी हमारे सिलेबस में है, तो ध्यान से ये हमने कवर करनी है। इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। अलजेब्राइक इक्वेशन सॉल्व करने में आपको बाइसेक्शन और न्यूटन रेफसन मेथड पता हो, ठीक है। एक बार लिख देता हूं मैं, अगर आप अलजेब्राइक इक्वेशन सॉल्व करने की बात कर रहे हो, नॉर्मल इक्वेशंस पॉलिनोमियल्स टाइप जिन्हें बोलते हैं, तो उसमें आपको बाइसेक्शन और न्यूटन रेफसन इन दोनों की बातचीत 100% पता होनी चाहिए, ठीक। अगर आप न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की बात कर रहे हो तो आपको ट्रेपेजॉइडल और सिम्पसन में दोनों 1/3 भी और 3/8 भी, 1/3 भी और 3/8 भी, ये दोनों पता होने चाहिए फॉर श्योर, ठीक है। और अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हो तो आपको रंगे-गुत्ता मेथड, आर के मेथड पता होना चाहिए फॉर श्योर। आइलर भी पता हो तो अच्छा है, ठीक है। ये 5 चीजें ऐसी हैं जिनमें से क्वेश्चन आने का पूरा चांस है, ठीक है। और बाकी की चीजें बस आप डेफिनेशन ही देख लोगे, एक आधा क्वेश्चन कर लोगे तो उससे भी बात बन जाएगी। तो ध्यान से हमने इन पे फोकस करना है, इनके हिसाब से हमने आगे काम करना है अपना। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इन्हीं को सीख लेते हैं, एक बार इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो आप देखो कि बाइसेक्शन मेथड, मैं रूट फाइंडिंग की बात कर रहा हूं, बाइसेक्शन, रेगुलर फाल्सी और न्यूटन रेफसन, ये 3 मेथड्स को मैं यहां पे ले आया। इसमें अप्रोच क्या लगती है, इंटरवल हाफिंग, ठीक है, इंटरवल हाफ करने की अप्रोच लगती है, मैं अभी समझाऊंगा क्या होता है। बड़ा स्लो मेथड है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि लीनियरली आंसर पे पहुंचोगे, लीनियरली आंसर पे पहुंचोगे, और लेकिन आंसर पे पक्का पहुंच जाओगे ये गारंटेड है, फॉर श्योर पहुंचोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। तो ये 2 चीजें, इसमें 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। 2 चीजें मेन कि लीनियर है, स्लो है, लेकिन गारंटेड कन्वर्ज करेगा बाइसेक्शन मेथड, ठीक है। होता क्या है वो मैं बता देता हूं आपको, क्या होता है ये, होता क्या है, आपके पास कोई कर्व है, मान लो ऐसी कोई कर्व है, ठीक है। मैंने उसे देखा कि ये एक्स एक्सिस को कहां पे काट रही है, यहां पे काट रही है, या फिर यहां पे काट रही है, ठीक है। तो मैं यहां पे ले लेता हूं, इस साइड को हम छोड़ देते हैं। तो अगर आप y की वैल्यू देखो, y विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू देखो तो इधर ये वैल्यू नेगेटिव है और इधर ये वैल्यू पॉजिटिव है। तो मैंने एक पॉइंट ले लिया x2 और एक पॉइंट ले लिया x1। अब मेरे को पता है कि f ऑफ x1 जो है वो नेगेटिव है और f ऑफ x2 जो है वो पॉजिटिव है। इट इंप्लाइज, इन दोनों से आपको पता लगता है, कंफर्म पता लगता है कि नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव जीरो को क्रॉस किए बिना नहीं जा सकता वो, तो जंप है बीच में कहीं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऐसे नहीं जा सकता। तो यानी कि बीच में ही कोई पॉइंट लाई करता है, लेट्स से एक्स डैश, और उस पे वैल्यू कितनी हो जाएगी फंक्शन की, 0 हो जाएगी, यानी कि वो सॉल्यूशन है उस इक्वेशन का, ठीक है। एक्स डैश पॉइंट सॉल्यूशन है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कहते हैं कि एक्स डैश को क्या लो, हाफ इंटरवल कह रहे हैं ना, x1 प्लस x2 बाय 2 ले लो, आधा 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 करते रहो, सिंपल, आधा आधा करते रहो, आपको आंसर मिल जाएगा कि कहां पे क्या है, क्या क्या नहीं है, ठीक है। तो मान लो ये वैल्यू है -1 और ये वैल्यू है +1, तो आप क्या करो, आपने देखा -1 पे नेगेटिव, +1 पे पॉजिटिव, तो आप सॉल्यूशन के लिए क्या करो, अगला रूट क्या लो, -1 + 1/2 यानी कि 0 पे वैल्यू देख लो, मान लो 0 पे x = 0 पे यहां था, उसकी वैल्यू पॉजिटिव है,
x इज इक्वल टू 0 पे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कौन था, x2, x2 पे वैल्यू पॉजिटिव थी ना, तो x2 की जगह नया सॉल्यूशन में x3 लगा देना विच इज 0। हमेशा वो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच वाली वैल्यू को लेना है। अगला रूट कहां आएगा, -1 और 0 के बीच में, वो यहां कहीं आ जाएगा। अब उस पे वैल्यू देख लो, दिस इज x4, दिस वाज x3, दिस इज x4, x4 पे मान लो वैल्यू आ गई माइनस, तो अब क्या करो, माइनस वाले को रिप्लेस कर दो और x4 और x3 के बीच में रूट देखो। तो इस तरह से आप आंसर निकालते रहते हो। अगर अगले पॉइंट पे वैल्यू y की पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिव वाले को रिप्लेस कर दो, अगर नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव वाले को रिप्लेस कर दो और नए वाले का हाफ देखो। ऐसे इंटरवल जो है पहले इतना था, फिर इतना हो जाएगा, फिर इतना हो जाएगा, फिर इतना हो जाएगा, फिर इतना हो जाएगा, वो कम होते 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 कन्वर्ज कर जाएगा एग्जैक्ट सॉल्यूशन पे। तो आपने प्रोसेस देख ली, लीनियर है, आराम से एक 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 और में आगे जा रही है, स्लो है लेकिन 100% आंसर आएगा। ठीक है। अब रेगुलर फालसा भी कुछ इस तरह से ही है, इंटरपोलेशन पे काम करता है, लीनियर इंटरपोलेशन पे, लीनियर ही कन्वर्ट करता है, कन्वर्ज भी कर जाता है, तो इसकी बात हम करेंगे नहीं, सिमिलर सही है, कोई कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। न्यूटन रेफसन की बात मैं करता हूं। न्यूटन रेफसन में क्या करते हैं, हमारे पास मान लो ऐसी कोई कर्व है, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम कोई पॉइंट लेते हैं, मान लो ये वाला पॉइंट मैंने इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, सबसे पहले क्या लेते हैं, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, ये ले ली, ये जो है हमारे पास क्या आया, ये पॉइंट ले लिया, तो इस पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और टेंजेंट हमें जिस पॉइंट पे लेके जाएगा उसके हिसाब से हम अगला पॉइंट मानेंगे। तो मान लो आपने पहला पॉइंट माना xn, अब उसमें क्या करो, फंक्शन को उसी पॉइंट पे डिवाइड कर दो उसके डेरिवेटिव से, डेरिवेटिव से, और वो आपका नया पॉइंट आ जाएगा, माइनस करके जो आएगा वो आपका नया पॉइंट आ जाएगा। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, सेकंड अप्रोक्सीमेशन, थर्ड अप्रोक्सीमेशन, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन, ऐसे ही सॉल्यूशन निकालते रहो, कर कर आके आप आंसर पे पहुंच जाओगे। तो इसमें कन्वर्जेंस क्या हुई, फास्ट हुई, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक हुई, ठीक है, इसका यहां बनेगा डेरिवेटिव, तो वो इमीडिएटली इस पॉइंट पे लाई कर जाएगा, ठीक है। आगे इससे देखोगे कहीं पे जाएगा, वो यहां पे चला जाएगा, तो ये पॉइंट पे पहुंच जाओगे, इन बिटवीन करते करते आ जाएगा ग्राफ्स, ठीक है, आगे ग्राफ्स के थ्रू दिखाऊंगा मैं, ठीक है। इस तरह से कन्वर्जेंस करते करते आप उस तक पहुंच जाते हो। लेकिन कई बार क्या होता है, वो ऐसी जगह पे फंसता है जाके, कहां पे फंसता है, जहां पे उसका डेरिवेटिव 0 हो जाए। जैसे कि अगर किसी का सॉल्यूशन है ये, तो सॉल्यूशन क्या था, जिसपे फंक्शन 0 था, ये वाला पॉइंट, लेकिन उसके पास में एक ऐसा पॉइंट है जो जिसपे डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है ना, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस चली गई तो डेरिवेटिव 0 है, स्लोप होता है tan 0 0, तो अगर डेरिवेटिव 0 हो गया तो अपॉन में क्या हो जाएगा, 0, तो टोटल क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। ये प्रॉब्लम है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये हमेशा कन्वर्ज करेगा ही करेगा, कोई गारंटी नहीं है। हम क्वेश्चंस करेंगे, ग्राफ से देखेंगे, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये बाइसेक्शन मेथड है, मैंने बता दिया कि आपको एक पॉइंट लेना है जिसपे वो नेगेटिव आ रहा हो, एक पॉइंट लेना है जिसपे वो पॉजिटिव आ रहा हो, बीच में जिसपे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव और जिसपे पॉजिटिव, बीच में कहीं पे ट्रू रूट लाई करता है। आप क्या करते हो, x0 प्लस x1/2 करके बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट ले लेते हो। अब इस पे अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो आप इस पॉइंट को रिप्लेस कर दोगे, और अगर पॉजिटिव आ रहा हो तो उस पॉइंट को रिप्लेस कर दोगे। अब आपको पता है इसको इसके साथ देखोगे, ठीक है, तो इनका मिड पॉइंट यहां पे कहीं पे होगा। अगले में आप इसको इसके साथ देखोगे, मिड पॉइंट यहां पे कहीं पे होगा, फिर इसको इसके साथ देखोगे, मिड पॉइंट यहां पे होगा, फिर इसको इसके साथ देखोगे, मिड पॉइंट यहां पे होगा, और आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से बाइसेक्शन मेथड मिड पॉइंट फॉर्मूला के बेसिस पे चल जाता है, ठीक है। कंडीशन क्या चाहिए कि एक पे वैल्यू फंक्शन की पॉजिटिव हो और एक पे नेगेटिव हो, मतलब दोनों की प्रोडक्ट
एक वैल्यू पे प्रोडक्ट विद दूसरी वैल्यू पे प्रोडक्ट नेगेटिव होनी चाहिए, तभी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तभी बात बनेगी ऐसी। अगले वाले को भी आप ग्राफ से देख सकते हो। न्यूटन रेफसन में मेथड में क्या हुआ, टेंजेंशियल में क्या हुआ, टेंजेंशियल में क्या हुआ कि आपने ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस देखा, इस पॉइंट पे टेंजेंट देखा और वो इस तरह से लाइन कट कर रही थी, तो अगली अप्रोक्सीमेशन ये मान ली, ठीक है, और उसके हिसाब से काम कर लिया। और फेल्योर स्टेट में क्या हुआ, फेल्योर स्टेट में क्या हुआ, अगर डेरिवेटिव कहीं पे भी जीरो आ गया तो वो फेल होने वाला है। लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद जरूर रखना है, इस फॉर्मूले को याद जरूर रखना है, ठीक है, मैंने समझा तो दिया ही है ये। इसके बाद हम क्वाड्रेचर फॉर्मूला देख लेते हैं, और इंटीग्रेशन में क्वाड्रेचर फॉर्मूला लगता है, ठीक है, उसमें बेसिक उसका भी मैंने बता दिया। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है कि ट्रेपेजोइडल रूल जो है वो स्ट्रेट लाइन मानता है और सिम्पसन रूल जो है वो पैराबोला मानता है। अब मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या है। जो हमने सीखा था, जो हमने सीखा था उसमें क्या था, जो हमने सीखा था उसमें क्या था कि आपके पास ये कर्व में, ये कर्व का आपको इंटीग्रल निकालना है, ठीक है, आप इसे इनफाइनाइट कर्व्स में या बहुत ज्यादा कर्व्स में तोड़ लोगे, छोटे 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 इंटरवल्स में आप उसे तोड़ लोगे, तोड़ लोगे तो इस तरह से हमने तोड़ लिया। अच्छा नहीं बन रहा ना, तो कोई बात नहीं, मैं अच्छा बना देता हूं। तो यहां से हम लाइन चूज कर लें, अब ठीक है। तो हमने ये अलग अलग लाइंस में तोड़ लिया, ओके, तोड़ लिया। अब आप अगर इसमें देखो तो आपको क्या मिलेगा कि इन दोनों लाइंस को, ये इस एरिया को जोड़ना कैसे है, इसको एरिया कौन सा फॉर्मूले से निकालना है, आपने आपने निकालना है लेंथ इनटू ब्रेथ वाले से, रेक्टेंगल वाले से, राइट, रेक्टेंगल वाले से निकालना है। तो आप क्या करते हो, ये दो लाइंस जो आपने ड्रॉ की, इसमें आप और छोटा एच इंटरवल और छोटा मान सकते हो, इसे 10 की जगह आप 20, 50, 100 इंटरवल्स में तोड़ सकते हो, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपने अपने हाथ से कैलकुलेटर से करनी है तो मत बढ़ाना चाहिए, ठीक है, डिपेंड करता है, क्वेश्चन पेपर में तो अलग तरीके से होगा। अगर आपने कैलकुलेटर कंप्यूटर को ही देना है, कोड बना के देना है, तो आप जितनी मर्जी की सिमुलेशंस बढ़ा लो, ठीक है, वो तो कर ही देगा। तो यहां पे अगर आप इसे स्ट्रेट लाइन मानते हो, ये जो लाइन, दो लाइन जोड़ रहे हो आपस में, इन्हें आपस में स्ट्रेट लाइन मानते हो कि कर्व मानते हो, तो ट्रेपेजोइडल रूल जो है, ट्रेपेजोइडल रूल वो इन्हें क्या करता है, वो इन्हें स्ट्रेट लाइन मानता है कि दो लाइंस जो आपस में जुड़ रही हैं वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। लेकिन सिम्पसन रूल जो करता है वो क्या करता है, वो इसे पैराबोला कर्व मानता है, ठीक। तो इसमें आप समझ लो ट्रेपेजोइडल में, ट्रेपेजोइडल में क्या होगा, ये होगा एक्स, बेसिकली लाइन लीनियर टाइप। सिम्पसन में आप, उसमें भी आगे दो डिवीजन थी ना, 1/3 है कि 3/8 है, तो इसमें ये स्क्वायर वाला मानता है एक्स स्क्वायर, यानी कि पैराबोला कर्व मानता है, और इसमें ये एक्स क्यूब मानता है, यानी कि क्यूबिक टाइप कर्व मानता है। दोनों में कर्वेचर है, लेकिन दोनों में कर्वेचर है, लेकिन एक में एक्स स्क्वायर है, और जब इससे भी और ज्यादा आप नेक्स्ट लेवल पे डिग्री ले जाते हो तो वो हो जाता है सिम्पसन 3/8 रूल, ठीक हो गया। उसमें आप दो लाइंस को कैसे जुड़ा हुआ मानोगे, एक में मानोगे वो ऐसे जुड़े हुआ है, एक में मानोगे वो ऐसे जुड़ा हुआ है, अगले में और ज्यादा शार्प कर्व आ गई तो वो और हो गया, इस तरह से वो जुड़े हुए हैं, उसके हिसाब से चीज बदल जाती है, ठीक है, ओके। तो आप याद जो रख सकते हो, ये चीजें मैंने बताई दी। अज्यूम डिग्री में इसमें स्ट्रेट लाइन मानता है वो दोनों लाइनों को जोड़ने के लिए, इसमें वो कर्वेचर मानता है पैराबोला, और इसमें वो कर्वेचर मानता है क्यूबिक, ठीक है।
अब इसमें एक बड़ी कमाल की चीज जो है जिसपे क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि मैंने इसे इंटरवल्स में तोड़ दिया। ये हो गया मेरा पहला पॉइंट ए, ये हो गया मेरा दूसरा पॉइंट बी, इनके बीच में हो गए एन इंटरवल्स। जैसे यहां पे अब कितने हो गए, मैं एक और बना दूं यहां, एक और बना दूं यहां, वो बराबर से लग रहे हैं। अब ये हो गया a प्लस एच, ये हो गया 2h, 3h, 4h, 5h। तो कितने इंटरवल्स हैं, इंटरवल 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 6 हो गए। अब आप किसी में भी कितने भी इंटरवल ले सकते हो क्या, किसी में भी कितने भी इंटरवल ले लो, इज इट पॉसिबल? तो इसके लिए आप देखोगे कि नहीं ले सकते। ट्रेपेजोइडल रूल में तो ले सकते हो, ठीक है, जितने मर्जी इंटरवल्स ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सिम्पसन 1/3 में जब आपने दो के बीच में पैराबोला मान लिया तो आपको इवन नंबर ऑफ मल्टीपल, इवन नंबर लेने पड़ेंगे। इंटरवल यहां कितने थे, 1 2 3 4 5 6 इंटरवल्स एक्सेप्टेबल हैं। अगर मैं कहूं कि नहीं जी मैं एक और लाइन मारूंगा, एक्सेप्टेबल नहीं है। एक्सेप्टेबल तो है लेकिन सिम्पसन 1/3 रूल पे एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। ऐसे ही 3/8 रूल में आपको यहां पे मल्टीपल ऑफ, ये इवन नंबर मतलब मल्टीपल ऑफ 2 एंड शुड बी मल्टीपल ऑफ 2 एंड डैश। यहां पे ये एन शुड बी मल्टीपल ऑफ 3 एंड डैश होना चाहिए। अगर वो मल्टीपल ऑफ 3 हुआ तभी बात बनेगी। अब 6 जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 है, यस, तो आप इस पे सिम्पसन 3/8 रूल भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर यही इंटरवल्स 5 होते या 7 होते तो फिर आप इनमें से कोई रूल नहीं लगा सकते थे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे भी आप कॉपी कर सकते हो, देख सकते हो आराम से। ओके, नेक्स्ट एक और जो चीज आती है इनमें वो होती है इंपॉर्टेंट एरर। एरर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एरर का आइडिया होना चाहिए कि ट्रेपेजोइडल में एरर कितनी है वो, क्योंकि लीनियरली सॉल्यूशन निकालता है, स्ट्रेट लाइन मानता है ना, तो उसमें एरर आती है एच स्क्वायर की। ऑर्डर क्या है एरर का, एच स्क्वायर। लेकिन सिम्पसन 1/3 रूल में पैराबोला की वजह से जो ऑर्डर आता है एरर का वो आता है h4। तो याद रख लेना, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बेसिक हम कर चुके हैं, इसके लंबे डेरिवेशन में नहीं जाना हो तो आप क्या कर सकते हो, फंक्शन लो, उसका डेरिवेटिव लो, उसके इंटीग्रल डिवाइड करो और उस फॉर्मूले में लगा दो, ठीक है। फॉर्मूले में लगा दोगे आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला किस तरह का होता है, जैसे एच आप निकालते हो कि फाइनल लिमिट माइनस फर्स्ट लिमिट इनिशियल लिमिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंटरवल्स, इससे h निकालते हो आप, ठीक है। और फिर क्या देखते हो कि आप देखते हो कि बाहर h/3 है और पहली वाली वैल्यू और लेट्स से लास्ट वाली वैल्यू और ये बीच वाली वैल्यू, इस तरह से हम कर लेते हैं, ठीक है। 3 इंटरवल्स में अगर मैंने यहाँ पे वो ले लिया तो इस तरह से। और अगर अगले वाले पे जाओगे 3/8 में, उसमें क्या होता है, पहली वाली और लास्ट वाली तो है ही है, ठीक है। बीच वाली वैल्यूज में वो क्या करते हैं हम, 4 टाइम्स ऑफ वैल्यूज प्लस 2 टाइम्स ऑफ द वैल्यूज, इवन ऑड के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं वैल्यूज को। पर डेरिवेशन में अभी मत जाओ, हमने नहीं जाना, ठीक है। कोई बेनिफिट नहीं है उसका अभी इस तरह का। तो 1/3 में और 3/8 में अलग अलग तरह से इस तरह से आंसर आता है, वो हम सॉल्व कर लेंगे आगे जरूरत पड़ेगी तो। क्वेश्चंस करवाऊंगा अभी, लेकिन फिलहाल इस टेबल को आप इस तरह से याद रखो। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिगर्स और टेबल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किस तरह से डिवीजन होती है, किस तरह से एरर आती है और कितने नंबर ऑफ इंटरवल्स में आप तोड़ सकते हो, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। ओके, वन लास्ट स्टेप, इसमें मेथड जो है ऑयलर मेथड बता दिया था आपको कि मेथड भी क्या है। अब डिटेल इसकी नहीं दूंगा, मेथड्स की डिटेल नहीं दूंगा अभी, ठीक है।
उसका वो पर्पस नहीं है हमारा इस क्लास का, लेकिन सीख लेंगे कौन कौन से मेथड्स हैं। तो आयलर में डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है। आयलर में क्या होगा, आयलर में क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जैसे कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई, मेरे को नहीं आती सॉल्व करनी, क्या करूं, मैं इससे सॉल्व करूंगा, ठीक है। इस मेथड से, कौन सा हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन का न्यूमेरिकल मेथड। तो मैं आयलर मेथड भी लगा सकता हूं फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन में, मॉडिफाइड आयलर भी लगा सकता हूं सेकंड ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन, और RK4 भी लगा सकता हूं, जो कि और ज्यादा इंडस्ट्रियल वो बेसिस पे हो गया, एक्सटेंडेड वर्जन हो गया, वो इसमें मेथड में लगा सकता हूं। अच्छा, इसमें लगाते कैसे हैं, हाँ वो भी बता दूं। लगाते कैसे हैं, लगाते ऐसे हैं कि हमारे पास एक फंक्शन होता है, फंक्शन होता है dy बाई डी एक्स, लेट्स से कोई फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। अब हमने क्या करना है, एक तो वेरिएबल हो गया x, एक वेरिएबल हो गया y, इन दोनों के बेसिस पे हमने मल्टीपल कांस्टेंट्स निकालने हैं, इन दोनों के बेसिस पे हमने मल्टीपल कांस्टेंट्स निकालने हैं, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लेना साथ साथ। और उसमें जैसे हम ये वाला जो चीज है, इसमें हम क्या करेंगे, हमें एक इनिशियल कंडीशन दी होगी कि जब x 0 था इनिशियल वैल्यू, तो y कितना था, लेट्स से y नॉट था, ठीक है। इस तरह की कोई इनिशियल कंडीशन दे दी। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले निकालोगे k1, k1 में लोगे h तो आपको मालूम पड़ गया कि कितना इंटरवल है, और यहां निकाल लोगे आप x नॉट और y नॉट पे फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। इनिशियल अप्रोक्सीमेशन जो भी लोगे उसके हिसाब से, अगर nn लिखना है तो nn लिख लो, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन nn लिख लो, ठीक है। इस पे आप ऐसे लिख लोगे। इसके बाद आप क्या करोगे, आप निकालोगे k2, k2 में आप इन फंक्शंस में क्या करते हैं, हम किसी भी न्यूमेरिकल मेथड में क्या करते हैं, हम न्यूमेरिकल मेथड में ये करते हैं कि एक अप्रोक्सीमेशन मान के उसका प्लस माइनस कुछ ले लेते हैं अगली वैल्यू पे, उससे अगली वैल्यू पता लग जाती है हमें। तो यहां पे हम अगली वैल्यू लेंगे xn में, x का इंटरवल कौन है, h बाई 2 कर देंगे, y का इंटरवल कौन है, k बाई 2 कर देंगे, k कौन सा, k1, ठीक है। अब k3 में क्या करेंगे, यहां पे k2 बाई 2 कर देंगे, k2 बाई 2, बाकी तो चलो सेम ही है, ठीक। फिर k4 में क्या करेंगे, बाकी सेम है, बता रहा हूं बाकी सेम है, ठीक है। k4 में क्या करेंगे, वहां पे यहां पे कर देंगे k3, अब बाई 2 नहीं, क्योंकि फोर्थ वाला आ गया, उसमें आप पूरा लोगे, जैसे यहां पे yn प्लस k3 होगा और xn प्लस h होगा, ये भी कंप्लीट f और ये h, ठीक है, हो गया। ये चारों निकलने के बाद आप एक फाइनल k निकाल लोगे, दैट विल बी समथिंग लाइक 1/6 ऑफ ये k1 k2 k3 k4 इनका सम विद मल्टीप्लाइड विद समथिंग लाइक, जैसे मैं लिख ही दूं k1 प्लस k2 का डबल, k3 का डबल, k4 प्लस और ब्रैकेट बंद, ठीक है। इस तरह से ये लिख लोगे k। अब जब k आ गया तो आपके पास अगला y आ जाएगा कि नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन में yn प्लस 1 गोज टू दिस। ये इतने लंबे लंबे फॉर्मूले आपको ऑब्जेक्टिव में, जहां पे एक क्वेश्चन को आपने इमीडिएटली 4 ऑप्शंस देख के करना है, वहां से करोगे, इसे नहीं होने वाला, इतना टाइम खराब नहीं करना हमने, ठीक है। तो इसीलिए क्या सीखना है, फिर इसमें भी वही चीजें सीखनी है कि मैं किस मेथड का क्या एरर है, कितना उसमें ऑर्डर ट्रंकेशन एरर आता है, किस मेथड किस चीज के लिए यूज होता है, कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है, कौन सा कम एक्यूरेट है, बस इतनी इतनी चीजें सीखनी है और कुछ नहीं सीखना, ठीक है। तो इतनी इतनी बातें हम करके चलेंगे, आगे मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा। अब इसके बाद क्वेश्चंस शुरू करेंगे हम, और उसमें आपको और चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी क्या है क्या नहीं है, ओके। चलो
लास्ट मेथड एक वो भी बात मैं बता देता हूं बस, कि अगर आपके पास लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या है, मान लो मेरे पास लाइन है y इज इक्वल टू 2x, ऐसी कोई लाइन है, ठीक है, मेरे को ऐसे पता होना चाहिए, या y इज इक्वल टू एम एक्स ही लिख लेता हूं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मेरे को पता लग गया 0 है, ठीक है। अब मैंने ऑब्जर्वेशन की, मेरे पास पॉइंट आए ये, जो एक्सपेरिमेंट किया उसके पॉइंट्स आए ये वाले, चेक कर लो आराम से, ठीक है। तो क्या होगा, ओके बताओ क्या होगा, अगर ये मेरे पास पॉइंट्स आए तो ऐसी कोई भी लाइन नहीं है जो इन सारे पॉइंट्स में से कट करके जा सकती हो, नहीं है। तो फिर मैं क्या करूं, फिर हम देखते हैं ऐसी लाइन देखो, ऐसी लाइन देखो जिस पे अगर आप एरर्स का डिफरेंस का स्क्वायर निकाल लो और उन सभी का सम कर दो तो दैट विल बी मिनिमम। डिफरेंस का स्क्वायर्स का सम, यानी कि अगर ये लाइन देख रहा हूं मैं, इसका डिफरेंस यहां से इतना, यहां से इतना, यहां से इतना, सारे डिफरेंसेस के स्क्वायर का सम करो। स्क्वायर क्यों करना है, फिर से वही बात, माइनस खत्म करने के लिए माइनस खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज यहाँ पे +1 डिफरेंस है, यहाँ पे -1 है, तो ये कट के 0 हो जाएगा। तो पहले स्क्वायर करो ताकि प्लस माइनस खत्म हो, उसके बाद सम करना, तो आपको मैक्सिमम एरर मिल जाएगी, और वो एरर को मिनिमम कर लेना जितनी भी होगी, वो उसके हिसाब से आपको पता लगेगा लाइन ये वाली ठीक है कि ये वाली ठीक है कि ये वाली ठीक है, ठीक है। इसे मैंने यहां स्प्रिंग्स के थ्रू दिखा दिया, क्योंकि सम ऑफ स्क्वायर्स एरर जिसमें स्प्रिंग टेंशन मिनिमम होती है उसमें मिनिमाइज हो जाता है, तो इसलिए मैंने उस तरीके से यहां पे दिखा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट था इसमें, और कंक्लूड करने में मैं आपको चीजें बता देता हूं कि एक तरफ तो वो मेथड है जो कंप्यूटेशनली सिंपल है, जैसे कि बाइसेक्शन मेथड लीनियर काम करता है, ट्रेपेजोइडल मेथड लीनियर काम करता है, आयलर मेथड लीनियर काम करता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए लीनियर कौन है, ऑयलर, यहां पे ट्रेपेजोइडल इंटीग्रेशन के लिए और रूट्स निकालने के लिए बाइसेक्शन। और दूसरी तरफ अगर आप पलड़े में देखोगे तो कॉम्प्लेक्स तो हो गया, न्यूटन रेफसन भी क्वाड्रेटिक पे काम करता है, सिम्पसन भी पैराबोला और क्यूबिक मानता है, रंगे-कुत्ता मेथड भी डिफरेंशियल इक्वेशंस में सॉल्यूशन उसी तरह से मल्टीपल कैलकुलेशंस के बाद, आइटरेशंस के बाद आपको नई वैल्यू देता है। तो एक्यूरेसी तीनों की बहुत ज्यादा है, यहां ये सिंपल बहुत है, वहां वो एक्यूरेट बहुत है, ठीक है। उसमें एरर कम होगी, इसमें टाइम ज्यादा वो होगा, ओके। चलो, और एक और चीज अगर हम पूरा सीख लें तो रूट फाइंडिंग में ये आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि कौन किस मेथड से कौन सा कन्वर्ज हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता, कहां पे ये फेल हो जाता है, बता दिया था आपको, जहां डेरिवेटिव 0 आ जाए, ठीक है। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, क्वाड्रेटिक है, ये भी बताया पीछे, और ये कब कन्वर्ज करता है, ये हमेशा कन्वर्ज करता है, ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। ट्रेपेजोइडल में भी इसमें स्ट्रेट लाइन मानते हो, सिम्पसन 1/3 में पैराबोला मानते हो, और इंटरवल्स हमेशा इसमें 2 और 3 के मल्टीपल्स में होते हैं, ये भी हम सीख चुके हैं। यहां तक हमारी बातें कंप्लीट हो गई हैं। और लास्ट ऐसे चीट शीट एक आप कॉपी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जूम करके देख सकते हो इसे, कि उसमें सारी बातें हमने मेन बता दी कि किसमें क्या चीज चलती है। तो हमारे पास बाइसेक्शन और न्यूटन रेफसन, ट्रेपेजोइडल और सिम्पसन और रंगे-कुत्ता, ये 5 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के बेसिस पे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब आपको असाइनमेंट के क्वेश्चंस, डाउट्स क्वेश्चंस जो भी बोलो आप, वो सारे हम डिस्कस करते हैं ताकि आपका काम अच्छे से हो जाए यहाँ पे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी करेंगे, क्वेश्चंस कवर करते हैं फटाफट, ठीक है, ताकि आराम से काम चले, कोई प्रॉब्लम ना हो किसी तरह की। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, पहला क्वेश्चन है यूजिंग बाइसेक्शन मेथड्स, आपको बताना है, इक्वेशन है आपके पास x4 + 2x³ -x - 1 = 0। सॉल्यूशन बताना है कौन से इंटरवल में लाई करता है। तो मैंने ऑप्शंस देखी 0 1 -1 2 3 यही है। तो आप क्या करो, 0 पे वैल्यू देख लो, 0 पे वैल्यू 0 + 0 - 0 - 1, f(0) कितना आ गया, -1। अब 1 पे देख लो,
फिर अगर बात बनी तो ठीक, नहीं तो -1 पे देख लेंगे। 1 पे कितना आया, 1 पे आया 1 + 2 - 1 - 1, तो ये हो गया 1, यानी कि एक पे सॉल्यूशन पॉजिटिव, एक पे नेगेटिव, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एग्जैक्ट सॉल्यूशन आएगा। तो किस इंटरवल में आएगा, 0 और 1 के बीच में, यानी कि फोर्थ ऑप्शन ठीक आंसर है। सिंपल था, कुछ था ही नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं क्या आ जाएगा ऐसा जो हमें ना पता हो। ओके, तो सिंपल है अगला भी, देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स बताने हैं x⁻² 2n - 1 के। -1 नीचे है, ओके, -1, इसके रूट्स बताने हैं, रूट्स नहीं बताने, x⁴n हो गया +1। अगर मैं अंडर रूट ले लूं दोनों तरफ से तो x⁻n हो गया √1 विच इज +-1। अब आप बताओ इस इक्वेशन के रूट्स +-1 के अलावा कोई भी रियल रूट हो सकता है? नहीं हो सकता। n को आप कितना ही मान लो, अगर मेरे पास x+1 है और -1 है, इसके अलावा कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता, कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता जो कि पावर n करने पे आपको आंसर 1 दे दे। ठीक है, आयोटा तो करता है, आयोटा स्क्वायर ले लूंगा मैं, आयोटा 4 ले लूंगा, आयोटा 8 ले लूंगा, सब 1 आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन रियल रूट नहीं एग्जिस्ट करता। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछे थे, वो आपने बता दिया कि 2 है, सिंपल था। अगला और भी सिंपल है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑलवेज कन्वर्जेस, आपको पता है बाइसेक्शन मेथड ऑलवेज कन्वर्जेस, खत्म हुई बात, हो गया। नेक्स्ट देखो, अच्छा नेक्स्ट में आपको पहला क्वेश्चन तो यही पूछा गया है कि न्यूटन रेफसन मेथड कहां फेल होता है। तो आपको बताया था न्यूटन रेफसन मेथड का फॉर्मूला क्या था, न्यूटन रेफसन मेथड का फॉर्मूला था x⁻n + 1 इज इक्वल टू x, nth वैल्यू इज xn - fx डिवाइडेड बाय f'(x), ये था ना। अगर ये 0 हो गया, ये 0 हो गया तो फिर क्या होगा, अगर ये 0 हो गया तो ये न्यूटन रेफसन मेथड फेल हो जाएगा, तो ए ऑप्शन आंसर आ गया, सिंपल था। और क्वेश्चंस करेंगे इस पे और क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो अगला क्या है, कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द रूट्स इन न्यूटन रेफसन मेथड, कंडीशन ऑफ द कन्वर्जेंस अब आपको निकालना है। तो इसके लिए आपको ना एक चीज पता होनी चाहिए, इसके लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए, वो क्या है, वो है एरर फंक्शन। आपको अगर एरर फंक्शन पता हो, एरर फंक्शन वो होता है बेसिकली डिपेंडेंट f डबल डैश अल्फा, अल्फा मान रहा हूं मैं, रूट है, रूट है अल्फा पे, ये मान रहा हूं, ठीक है, रूट है, मतलब अगर fx हमारे पास है, अल्फा रूट है, तो f अल्फा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हालांकि ये बहुत स्ट्रिक्टली नहीं है, ये स्ट्रिक्टली नहीं लगने वाला, लेकिन अगर हम इक्वेशन में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये जो एरर फंक्शन है ना, कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। इसमें मैं इसे और क्रिटिकल कर सकता हूं कि हम क्या करेंगे, इस पे nth ऑर्डर की एरर का स्क्वायर लगा के इसे n+1 ऑर्डर बना देंगे, क्योंकि एरर फंक्शन भी एक कांस्टेंट नहीं है, ये भी आइट्रेट होता रहता है विद टाइम। जैसे जैसे x की वैल्यूज 1 2 3 4 जाएंगी, वैसे वैसे एरर्स भी चेंज होती रहेगी, कम ज्यादा होती रहेगी उसके हिसाब से, तो ये आइट्रेट होती है, तो ये एरर फंक्शन है जनरली। और अगर आप इस फैक्टर को देखो तो जनरली जब आप सॉल्यूशन पे हो, कन्वर्जेंस जो है वो इस फैक्टर के हिसाब से आ सकती है, और इसे आप क्या मान सकते हो, कांस्टेंट। और अगर ये कांस्टेंट है तो फिर लेस देन वन वाली कोई कंडीशन नहीं है, आप इसको मान सकते हो। यहां पे देखो डबल डेरिवेटिव ऊपर है, सिंगल डेरिवेटिव नीचे है, यहां पे सिंगल डेरिवेटिव नीचे है, ऊपर है डबल डेरिवेटिव नीचे है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर x कांस्टेंट है तो 1/x भी कांस्टेंट होगा, तो फर्क नहीं पड़ता। 2
लगा होगा तब भी 2 से डिवाइड कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो फर्क नहीं पड़ता। तो आप इससे ये आइडिया लगा सकते हो कि क्या सॉल्यूशन आ रहा है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ओके, चलो तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फिर से न्यूटन रेफसन मेथड पे, और यहां पे आपको निकालना भी आ जाएगा, नहीं यहां पे भी नहीं आएगा। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस कितना होता है, क्वाड्रेटिक होता है, आपको मालूम है, बताया तो हुआ है, क्वाड्रेटिक होता है, तो ये हो गया 2। अच्छा, न्यूटन रेफसन मेथड सिर्फ एप्लीकेबल है ओनली व्हेन डेरिवेटिव इज नॉट जीरो। अगर डेरिवेटिव जीरो हुआ तो पता ही है हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, तो तब भी वो नहीं माना जाएगा। तो ये भी हो गया हमारा क्वाइट इजीली डन हो गया ये तो। हाँ, अब आया क्वेश्चन, तो अब आया जिसमें हमें कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और वो मैं आपको दिखा देता हूं कि न्यूटन रेफसन मेथड, और ये आया हुआ है पेपर में, किसी पेपर में ये मैं क्योंकि आपको देखो अलग अलग तरह के पेपर्स कवर करता हूं, आपको सिर्फ लेक्चरर कैडर का पेपर नहीं है, आपको हो सकता है यूजीसी नेट में या दूसरे स्टेट्स के जो लेक्चरर कैडर के पेपर हैं उनमें, या अलग अलग जैसे पंजाब में मेरिटोरियस स्कूल्स होते हैं उनके पेपर्स होते हैं उनमें, जहां पे भी सारी जगह से जो भी एक समझ होती है ना एक पेपर की, कि इस तरह के पेपर में ये पूछा जा सकता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, वो चीज जो है वो हम वहां पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे वो सारी चीजें मैं आपके लिए लेके आता हूँ, ठीक है। तो मेहनत भी बहुत होती है ऑफ कोर्स, लेकिन आपको ये करना ही पड़ेगा। जो हम यहाँ पे कर रहे हैं वो आप लेके चलो, कि वो आपके लिए गुरु मंत्र है, वो आपको चीजें सीख के वो याद करके इम्प्लीमेंट करनी ही है, तभी पेपर में क्वालिफाई कर पाओगे अच्छे से, है ना, आराम से क्वालिफाई कर पाओगे, देन ओनली देन यू विल बी एबल टू क्रॉस द लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चंस भी ऐसे ही हैं जो आए होते हैं प्रीवियस ईयर्स में, या उनके जैसे मिलते जुलते, या किस बेसिक समझ के साथ या बेसिक रिक्वायरमेंट के साथ वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, उसके हिसाब से आपको काम करवाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। चलो तो ये क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया भी हुआ है, तो इसकी बात करते हैं। अब उन्होंने क्या दिया, ये सॉल्यूशन, ये इक्वेशन है x² - 2 इज इक्वल टू 0, और आपको आइट्रेशन स्टार्ट करनी है, फर्स्ट आइट्रेशन लेनी है आपको -1। उन्होंने दे दी है, अपनी मर्जी से नहीं चूज कर सकते, उन्होंने दे दिया। अब बताओ कि किस पे कन्वर्ट करेगा सॉल्यूशन। तो अगर आप इससे स्टार्ट करोगे तो कहां पहुंचोगे, अगर आप डायरेक्ट आंसर निकालो ना, न्यूमेरिकल मेथड्स में एक ट्रिक होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स खेलते हैं, वो क्या करते हैं, वो एग्जैक्ट आंसर निकाल लेते हैं और फिर कहेंगे कि कोई भी न्यूमेरिकल मेथड आपको एग्जैक्ट आंसर के ही पास पहुंच जाएगा, तो हम एग्जैक्ट आंसर निकाल देते हैं, जो उससे मिलती जुलती ऑप्शन होगी वो हम लगा देंगे। लेकिन पेपर वाले भी चालू होते हैं, वो भी नोटोरियस होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं है इन ट्रिक्स का। तो मैं क्वेश्चंस बनाता हूं जब मल्टीपल, जब मैं या कोई और एग्जामिनर बनाता है क्वेश्चन, तो हम ऐसी ऑप्शंस जानबूझ के देते हैं आपका आंसर गलत हो सके ठीक है। और जब तैयारी करवाते हैं तो ऐसी ऑप्शंस का ध्यान रखने को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसा ही है ये भी। अब ये अगर आप सॉल्व करोगे तो x² इज इक्वल टू 2 बेसिकली विल गिव यू ±√2। इसके दो सॉल्यूशन है, और यहां पे आप देखो ये -√2 भी अवेलेबल है और +√2 भी अवेलेबल है, ठीक है। तो आप ऐसे नहीं आंसर कर सकते न्यूमेरिकल का, गलती हो जाएगी, पक्का गलत करोगे कहीं ना कहीं। तो आपको क्या करना है, उसी के हिसाब से ध्यान रखना है और उसी के हिसाब से काम करना है। तो अब फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला है xn+1 xn, और आगे क्या था, -f(x) डिवाइडेड बाई f'(x), यही था ना। चलो लगा लिया। fx कितना है, x² - 2, x² - 2, और f'(x) कितना है, f'(x) उसका डेरिवेटिव 2x। ओके, तो अब x1 विल बी इक्वल टू x0 की जो वैल्यू है माइनस फंक्शन की जो वैल्यू है x0 पे, डिवाइडेड बाय फंक्शन के डेरिवेटिव की जो वैल्यू है x0 पे, इसके बराबर होगा, ठीक है, इसके बराबर होगा। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, इसमें fx0 अपॉन f'(x0) पुट कर दो,
x0 कितना दिया आपको, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन दे दी -1, ओके माइनस, अब -1 भरो आप इसमें फंक्शन में, तो कितना आएगा -1² -2, ओके, डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव में भरो -1 विच विल बी -2, तो ये हो गया 1 - 2 -1 अपॉन -2, माइनस से माइनस कट जाएगा और आपको क्या आ जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा -1 - 0.5 इज इक्वल टू माइनस कितना हुआ 1.5, -1.5 आ गया। अब √2 की वैल्यू पता है आपको, √2 होता है मतलब 1.414। अब आप सोच सकते हो, इसके आगे चाहे नेक्स्ट कैलकुलेशन मत करना, इतना टाइम नहीं लगाना। अब ये पहुंच गया ना -1.5 की तरफ, तो मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि ये कन्वर्ज करने वाला है माइनस वाले रूट पे। ऐसा नहीं होगा कि माइनस वाले रूट के पास जाके ये सीधा जंप कर जाए प्लस वाले पे, वो हो भी जाए तब भी आपको उस तरह का क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, वो चीटिंग है, ठीक है। यहां पे फिलहाल आपको एक ही आइट्रेशन में आंसर मिल गया कि ये माइनस वाले रूट की तरफ कन्वर्ज कर रहा है, ये आपके लिए सफिशिएंट है। अब आप सीधा कहो -1 से हो सकता है वो 0 की तरफ चला जाता या फिर वो 1 की तरफ चला जाता। अगर ऐसा हो जाता फिर हम चेक करते, ओके 1.4 पे तो नहीं जा रहा कहीं पे, लेकिन अब वो -1 से -1.4 की तरफ चला गया, तो हम मान लेंगे कि भाई ये सही है, इस पे ही कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन करना पड़ेगा, टेक्निक सीखनी पड़ेगी, तभी उन दोनों में से आंसर कर पाओगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस में मतलब पेपर में बैठ के सीआईडी करने से अच्छा है कि वहां पे बैठ के बोलो कि ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, दया कुछ तो गड़बड़ है। उससे अच्छा है कि आप पहले ही उस टेक्निक को सीख के जाओ, ताकि पेपर में बड़े प्यार से आराम से क्वेश्चन कर सको, ठीक है। तो अंदर जाके गड़बड़ नहीं करनी, जितनी गलतियां करनी है यहीं प्रैक्टिस में ही कर लो। चलो, तो एक बार फिर से हम न्यूटन रेफसन ही करेंगे। अब क्या दिया उन्होंने दिया स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये है, तो इसे ही हम वैसे ही लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2 हो गया, और फंक्शन कितना हो गया, फंक्शन हो गया एक्स स्क्वायर -2, ठीक है। न्यूटन रेफसन मेथड आइट्रेशन स्कीम फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। मैं यही क्वेश्चन जानबूझ के दूसरे फॉर्म में लेके आया हूं, ऐसा अक्सर हमें करते हैं, हम असाइनमेंट में भी या टेस्ट सीरीज में भी करता हूं, क्वेश्चन की फॉर्म बदल के उसी क्वेश्चन को देखो दूसरे नजरिए से। अब आपको पता लगेगा कि वो घूम घूम के किस तरह से आ सकता है। एक बार वो सारा कवर हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये कैसे होगा, फिर से वही बात आपको बताना है इनमें से कौन सा फॉर्मूला ठीक है। तो देख लेते हैं, xn+1 क्या होगा, xn, ठीक है, माइनस फंक्शन कितना है xn² - 2 डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव कितना है 2x, वैल्यू कौन सी n। अब इसे यहां पे ले जाओ क्योंकि उन्होंने उसी फॉर्म में पूछा है, 2xn² - xn² माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2xn। अब 2x² - 1x² इज x², xn² और 2xn से डिवाइड कर दोगे और 2 को भी उससे डिवाइड कर दोगे, तो ये हो जाएगा 1/xn। ये आपका है किसी में, ओके 1/2 कॉमन निकालना हुआ है, ये आंसर है। 1/2 और कॉमन निकाल लिया, निकाल लो, 1/2 बाहर, ये हो जाएगा xn और ये हो जाएगा +1 2/xn, ठीक है। ये आपका आंसर तो हो गया, सिंपल था। अगर बेसिक टेक्निक आती है तो काम आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट करें, सिंपल था, कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो। हाँ जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ रेगुलर फॉल्स मेथड। अब मैंने आपको बताया मेथड सीखना नहीं है, लीनियर था तो कन्वर्जेंस किस रेट पे थी 1 पे, जो
बाइसेक्शन मेथड था, उसी के जैसा मेथड है ये। तो सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पूछना था और कुछ नहीं पूछना था इसमें, और वो काम हमारा खत्म हो गया। ठीक है, अब आपके लिए भी क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं, वो भी दे दूंगा, लेकिन फिलहाल जो है ये देख लो। रंगे-कुत्ता मेथड्स आर यूज्ड टू सॉल्व ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको मालूम है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने वैसे ही आपको प्रैक्टिस के लिए डाल दिया, मैं नहीं करवाने वाला। ठीक है, लेकिन एक सिंपल चीज रखी है, सेकंड ऑर्डर रंगे-कुत्ता मेथड दिया है, सेकंड ऑर्डर मतलब RK2, RK4 नहीं, मैंने आपको मेथड बताया था RK4, उसमें आप पहले K1 निकाल लोगे, K2 निकाल लोगे, 3 निकाल लोगे, 4 निकाल लोगे, ऐसे करके K निकाल लोगे, उससे आंसर निकाल। इतना लंबा नहीं आने वाला पेपर में भाई। ठीक है, फिर भी एक बार कोशिश करने के लिए, समझाने के लिए मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया आपको, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई दे दिया, y डैश मतलब dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई। ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई होता ना, सिर्फ y का फंक्शन दिया, और y0 जो है इनिशियल वैल्यू पे, उसकी वैल्यू कितनी दे दी, y0 दे दी इनिशियल पे। स्टेप साइज कितना दिया, h दे दिया। h के बाद आपको क्या निकालना है, yh निकालना है। छोड़ दूं, कर लोगे? यस। तो आंसर बता रहा हूं, ये आंसर है। ठीक है, आंसर को आप आराम से देख सकते हो, सॉल्यूशन कोई मुश्किल काम नहीं है, सिंपल सिंपल दो फॉर्मूले हैं। ठीक है, इस बार आप सिर्फ फॉर्मूला लगाओगे, एक तो K1 का वो कितना आ जाएगा, K1 सिर्फ फंक्शन ऑफ y नॉट पे वैल्यू आ जाएगी इनिशियल, क्योंकि अब x है ही नहीं, x नहीं है तो बात खत्म। तो ये कितना है, ये माइनस वाई है, और इनिशियल वैल्यू माइनस वाई नॉट है, तो K1 आ जाएगा हमारे पास कितना, माइनस वाई नॉट। ठीक है, इसके बाद K2 देखोगे, और K2 जो है वो K1 से निकलेगा, पता है ये बात। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, फंक्शन आएगा, वाई नॉट वाली वैल्यू आएगी, यही सीखा था, x नहीं है क्योंकि, तो इस बार इसमें क्या होगा, इसके साथ h आ जाएगा, h K1, और K1 कितना है, माइनस वाई नॉट, तो ये कितना हो गया, फंक्शन ऑफ वाई नॉट माइनस h ऑफ वाई नॉट। ठीक है, और ये कितना आएगा, माइनस ऑफ वाई, यानी कि माइनस ऑफ वाई नॉट बाहर निकाल लो, और ये हो गया 1 माइनस h, कुछ इस तरह से हो गया। ठीक है, और इसके बाद आपने फाइनल वैल्यू जो लिखनी होती है, अब K1 निकल गया, K2 निकल गया, तो RK2 मेथड में आप K1 और K2 दो कांस्टेंट्स निकालते हो, RK4 मेथड में आप K1 और K2 और K3 और K4 चार कांस्टेंट निकालते हो, मैंने इसीलिए सिंपल वाला दिया बिल्कुल। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम फाइनल फॉर्मूला लगाएंगे, y इज इक्वल टू वाई जो है वो हमने इनिशियल वैल्यू लेनी है y नॉट, और ब्रैकेट में क्या लेना है, K1 कांस्टेंट और K2 कांस्टेंट, K1 और K2 कांस्टेंट। तो यहां पे हम लगा लेंगे, प्लस में आएगा ना, K1 प्लस K2 अपॉन 2, ये आ जाएगा, और इनटू एक h लगेगा, हाँ एक h लगा देते हैं हम बाहर मल्टीप्लाई में, ये लो। तो बस K1 की वैल्यू पुट कर दो, K2 की वैल्यू पुट कर दो, और पूरे को सॉल्व कर लो, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये भी मैंने करवा दिया, कोई है नहीं ऐसा करने वाला, जो क्वेश्चन एक पर्टिकुलर लेंथी मेथड में जा रहा है वो नहीं जाना, सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए कि इसमें क्या होता है, मैंने ये क्वेश्चन लेके आया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट पे, अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है ट्रेपेजोइडल रूल पे, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन वाला है। ट्रेपेजोइडल रूल में कैसे मानते हो, लीनियर, तो ये स्ट्रेट लाइन हो गया। सिम्पसन 1/3 रूल में कैसे मानते हो, पैराबोला, तो ये पैराबोला हो गया। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं जो मैंने अभी
दो हमने क्वेश्चन अभी करे हैं। ठीक है, जो अगला है वो भी आता है, वो भी आता है क्वेश्चन इस तरह का। आपने बताना है एक्यूरेसी ऑफ सिम्पसन रूल क्वाड्रेचर फॉर अ स्टेप साइज h इज। सिम्पसन रूल की एक्यूरेसी क्या होती है वो आपने बतानी है। ठीक है, ऑर्डर में किस तरह की एरर आती है, तो ये आपको याद रखना है कि एक्यूरेसी इसमें H4 ऑर्डर पे चली जा रही है। ठीक है, और 1/3 रूल में नंबर ऑफ इंटरवल्स कैसे देखते हो? 1/3 रूल में इट शुड बी इवन, 1/3 रूल में इट शुड बी मल्टीपल ऑफ 2, 3/8 रूल में इट शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, नोट्स में से ये सिंपल सीधा सीधा है। आगे देखो, आगे मैंने बस एक सब इंटरवल्स दे दिया, अगला भी वही सेम है कि नंबर ऑफ इंटरवल्स 3/8 में किसका मल्टीपल चाहिए? 3 का मल्टीपल। तो कुछ था नहीं इसमें भी, ये भी कॉन्सेप्चुअली था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है सिम्पसन 1/3 रूल से 1 to 7 1/x का इंटीग्रल निकालो, 1/x का इंटीग्रल निकालो सिम्पसन 1/3 रूल से। ठीक है, तो अब आप क्या करो, 1/3 रूल में कंडीशन क्या होती है? n शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। इसे आप मान लो मल्टीपल ऑफ 3 को आप यहां 6 इंटरवल्स ले लो, इक्वल साइज इंटरवल्स। करना ये भी नहीं है, बता रहा हूं सिर्फ। h को ले लो 1, तो इंटरवल क्या बने? x0 की x की वैल्यूज क्या बनी? 1 से लेके 7 तक 6 इंटरवल्स, 2 3 4 5 6, ये वाली वैल्यूज हो गई, ये वाली वैल्यूज हो गई। ठीक है, अब आपने क्या करना है? फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगाना है, यही है बस। फॉर्मूला लगा लिया, काम खत्म, है ना। तो अब आपको सिम्पसन 1/3 रूल का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि उसकी वैल्यू कितनी आती है, किस फंक्शन से कितनी आती है। तो y का फॉर्मूला क्या होता है फाइनल? आप इनिशियल अप्रोक्सीमेशन a की वैल्यू मान लोगे 1, b लोगे आप 7 लास्ट वैल्यू, h आपने लिया b माइनस a अपॉन n दैट इज 7 माइनस 1 अपॉन 6 दैट इज 1, तो h हो गया 1। अब आपके पास फॉर्मूला जो है 1/3 रूल पे वो क्या है? वो है पूरा, अगर आपने इंटीग्रल करके निकालना है तो h/3 बाहर, h/3, और उसमें आपने लेनी है सबसे पहली वाली वैल्यू, सबसे लास्ट वाली वैल्यू। ठीक है, सबसे पहली वैल्यू, सबसे लास्ट वैल्यू, ये दोनों तो सिंपल प्लस में लिख लो। इसके बाद क्या करोगे? प्लस 4 टाइम्स ऑफ, 4 टाइम्स ऑफ जो भी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, y1 y3 y5, वो आपने यहां ले लेनी है, और जो भी इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं y2 y4, वो आपने यहां ले लेनी है और अपना सॉल्व कर लेना है। अब इतना लंबा करना है क्या? नहीं करना, क्विकली देख लेना, कोई बात नहीं, अप्रोक्सीमेशन निकाल लेना, और यहां से आप सॉल्व करके देखोगे h कितना हुआ? ये हो गया 1/3, ये हुआ 1/3, y0 कितना है? x इज इक्वल टू 1 पे पहली वैल्यू कितनी है? 1, 1 पे y 1/x, 1/1, तो ये हुआ 1/1 प्लस ये लास्ट वाली वैल्यू कौन सी है? 7, ये हुआ 1 + 7 प्लस 4 टाइम्स ऑफ ये 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 2 टाइम्स ऑफ y2 इज 1/3 प्लस 1/5, इसे आप लोगे और सारे को सॉल्व करके आंसर निकाल लोगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लेना एक बार करके देखना चाहते हो कर सकते हो, बट है कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना, इतना लंबा लंबा कैलकुलेशन आता नहीं है। ठीक है, तो हाँ, पर आपको आता होना चाहिए। पेपर में अगर मजाक हो जाए, एक आधा चीज आ जाए ऐसी, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से होती है वो। ऐसा ना हो कि वहां पे आपको हमें तो फॉर्मूला ही नहीं आ जी। कई बार तो सीधा फॉर्मूला पूछ लेते हैं, कई बार तो सीधा फॉर्मूला पूछ लेते हैं कि बताओ जी क्या होगा आंसर, तब आपको परेशानी ना हो किसी तरह की।
अब ध्यान रखना इस बात का। ओके, अच्छा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक और ट्रिक की बात कर रहा था। 0 to 1 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये पूछा है सिम्पसन। n इज इक्वल टू 4 लेना है, सिम्पसन रूल लगाना है। n इज इक्वल टू 4 पे एक बात तो क्लियर है, 1/3 रूल लगेगा। 1/3 लगेगा, 3/8 नहीं लग सकता, है ना। 3/8 नहीं लग सकता क्योंकि n इज ए मल्टीपल ऑफ 2 नॉट 3, तो ये लगेगा। अच्छा, अब यहां पे मैं इसकी बात कर रहा था, ये ट्रिक समझ लो किस लिए ये क्वेश्चंस लेके आया मैं, क्योंकि अगर आप इसे इंटीग्रल निकाल लो ना तो बड़ा आसान है। आप देखोगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, tan इनवर्स x आप देख लोगे, tan इनवर्स x उसकी लिमिट्स भर दोगे 0 और 1, तो यहाँ tan इनवर्स 1 हो जाएगा π/4 और tan इनवर्स 0 हो जाएगा 0 और पाई होता है 3.14 और 3.14 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा 0.7 नहीं लिखा, 0.78, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब ऑप्शंस देखो। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सीधा एग्जैक्ट आंसर निकाल लो और वो लगा देंगे, लेकिन आप क्या लगाओगे, 785 के 781 के 788, क्या लगाओगे? आप कहोगे एक और डिजिट देख लेते हैं, इसमें देख लो एक और डिजिट, लेकिन देख के भी अप्रोक्सीमेशन मेथड में हो सकता है आंसर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, अप्रोक्सीमेट आएगा ना, क्योंकि तो आपको क्या करना है, n इज इक्वल टू 4, 0 to 1 को 0.25, 0, 0.25, 0.50, 0.75 और 1 में बराबर हिस्सों में तोड़ना है। 4 इंटरवल्स बना लिए मैंने, उसके बाद वो फॉर्मूला लगाना है सिम्पसन का, फिर वैल्यूज पुट करनी है, सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। इट इज गोइंग टू टेक अराउंड 2 मिनट्स, इट्स ओके, क्योंकि इस बार सिर्फ 4 इंटरवल है, 7 इंटरवल नहीं है। अगर वो उतना लंबा क्वेश्चन देंगे फिर आप अप्रोक्सीमेशन में आंसर निकाल के उसके पास जा सकते हो, लेकिन जब इतनी क्लोज ऑप्शंस दे दी तो इसका मतलब यह है कि आप एग्जैक्ट आंसर विद इन ए कपल ऑफ मिनट्स और विद इन ए कपल ऑफ सेकंड्स निकाल सकते हो, उसी के हिसाब से काम करना है। ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन लेके आया था मैं, और कोई वजह नहीं थी। अगले में भी बस लॉजिक ही पूछा है और तो कुछ नहीं है, लॉजिक के हिसाब से आप काम कर सकते हो तो कर लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है मैं बता देता हूं, ये एक एम्बिग्युइटी है। आपको इस तरह के क्वेश्चंस भी पेपर में आ सकते हैं जिसमें आपको लगेगा कि यार कौन सी ऑप्शन लगाएं, ये भी ठीक लग रही है वो भी ठीक लग रही है, तो फिर क्या करें, बाद में रिप्रेजेंटेशन बना बना के क्लेम करेंगे क्या? नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, उन्हें पहले ही ऐसी ऑप्शंस आपको समझ डेवलप करनी है अपनी, कि आप हमेशा ज्यादा एक्यूरेट ऑप्शन पे जाओगे। हमेशा पेपर में यही होता है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। अगर सारी की सारी गलत लग रही हैं तो उनमें से जो सबसे कम गलत लग रही है, मतलब जो सही के ज्यादा पास लगे, वो चूज कर लो। तो अब क्वेश्चन मैंने आपको पूछा कि 4 इंटरवल दे दिए मैंने, x की वैल्यू आपको 0, 1/3, 2/3 और 3/3 यानी कि 1, इन 4 पॉइंट्स पे वैल्यू दी हुई है। आप बताओ इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए आप कौन सा मेथड यूज करोगे, ट्रेपेजोइडल के सिम्पसन, और ट्रेपेजोइडल और सिम्पसन दोनों, या नन ऑफ दीज, कौन सा यूज करोगे? तो आपको पता है जब 4 इंटरवल हों, ट्रेपेजोइडल तो कहीं पे भी चल जाता है, ट्रेपेजोइडल तो चलेगा ही चलेगा, और 4 इंटरवल पे सिम्पसन 1/3 चल सकता है, चल सकता है क्योंकि 2 का मल्टीपल चाहिए, इवन वो चाहिए ना, इवन इंटरवल्स चाहिए, तो ये भी चल सकता है। लेकिन अगर 138 की बात करोगे तो वो 3 के मल्टीपल्स मांगता है, वो इंटरवल सेटिस्फाई नहीं करता, तो 38 नहीं लग सकता। अब देखो सिम्पसन रूल में क्लैरिटी नहीं है कि सिम्पसन 1/3 या सिम्पसन 38, सिम्पसन 1/3 लग रहा है, 38 नहीं लग रहा, लेकिन ट्रेपेजोइडल में क्लैरिटी है। तो अगर इन्हीं में पूछोगे तो ये ज्यादा सही ऑप्शन ट्रेपेजोइडल है। ठीक है,
पर ये वाली ऑप्शन भी ठीक हो सकती थी, लेकिन इसमें क्या बोला, और दिस, तो उसमें भी आप कहोगे कि बेटर है ट्रेपेजॉइडल। ठीक है, अगर वो ऑप्शन दे देते बोथ कैन बी यूज्ड, या फिर सिम्पसन की डिवीजन कर देते 1/3 3/8 की, फिर हम मान लेते कि कोई बात नहीं जी, ठीक है, चल जाएगा काम। ठीक है, तो ओवरऑल कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी इज वी रीच टू द एंड ऑफ दिस क्लास। कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी इज कि आपके पास बाइसेक्शन, न्यूटन रेफसन, ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन और बेसिक्स ऑफ रंगे कुत्ता, जिसमें है आपको उनकी एक्यूरेसी, आपको उनकी कन्वर्जेंस, आपको उनकी एरर्स, आपको उनकी स्पीड, ये 5-6 चीजें पता होनी चाहिए। कौन सा किसके लिए यूज होता है, ये मेथड किस काम के लिए, जैसे एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में यूज होता है, और एक इंटीग्रेशन में यूज होता है, एक डिफरेंशिएशन में यूज होता है, कौन सा मेथड किसके लिए यूज होता है, ये पता होना चाहिए। दैट विल कंप्लीट योर न्यूमेरिकल एनालिसिस पार्ट। ठीक है, ये 1-1.25 घंटे की क्लास आपकी जो लगी है अभी, तो डाउट हो पूछ सकते हो, बाद में भी पूछ सकते हो। ये जो 1-1.25 घंटे की क्लास है, ये आपके के लिए सफिशिएंट है पेपर में क्वेश्चन, पेपर में इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाने के लिए। ठीक, बाकी जो भी चीजें होंगी असाइनमेंट में आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो पक्की हो जाएंगी, पर इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, डेफिनेटली यहीं से आएगा, तो इसे अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से काम कर लेना। कोई डाउट हो कमेंट में डाल दो या व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ लो। तो ठीक है, यहां तक के लिए करके आओ, कल मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक, आपके डाउट्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, शब्बा खैर, बाय बाय, एंड पढ़ते रहो, काम करते रहो, कहीं कमी मत छोड़ना। ठीक है, एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।